ये गे तत्व प्रज्ञापन में जो बातें बताई जाएंगी उसको सम्मा दर्शन अधिकार कहकर जयसेनाचारी आपके चित्त में जो सम्मा दर्शन की महिमा है उसका लाभ उठाना चाहते हैं। क्या कि तुम इसको सीरियसली पढ़ो, क्योंकि सम्मा दर्शन की प्राप्ति की कामना तुम्हारे हृदय में बहुत गहराई से है, समझ में है ना। और वो आगम को पढ़कर तुम्हारे गुरुओं के मुख से सुनकर उनने तुम्हें सम्मा दर्शन की महिमा बताई, तो जिससे तुम्हारे हृदय में पैदा हुई। तुम कोई घर से वो उद्देश्य लेके नहीं आए थे, हैं? तुम घर से तो ऐसे आए थे कि लोग बहुत कहते हैं इसके बारे में, टोडामल महाराज के बारे में, अपन चलो अपन भी देखें क्या है। क्या आप भी एक ऐसे दर्शक जो परीक्षा करने के जो जो हमने बातें सुनी हैं वे सच्ची हैं कि नहीं हैं। आपके सारा दृष्टिकोण मुझे आत्मा का कल्याण करना है ना, उस भावना से तो आए नहीं। भगवान महावीर आदिनाथ के समूह शरण में भी वो अनंत लोग तो ऐसे आए थे जो मतलब कि जो जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना था। कुछ ऐसे भी पहुँचे थे कि देखें क्या है। एक आध का नाम बता सकते हो? हैं? एक आध आदमी का नाम बता सकते हो? हैं? कौन? सुना नहीं मैंने। क्या? हाँ, गौतम स्वामी की ही है ना, कि जब तक वो वहाँ से वहाँ तक गए थे मानस स्तंभ तक, तब तक तो वो देखें क्या है, हैं? इनके गुरु कैसे हैं, इनके गुरु को देखने के लिए वो आए थे, मेरे कहने का मतलब। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे आदर्श नहीं हैं। हमारे लिए हमारा महाभाग्य ये नहीं है कि हम भी ऐसे ही बने और आते ही फटाफट टॉप पर पहुंच जाएं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट सेशन। क्यों? कल तक विरोधी के नेता थे और आज आकर यहाँ भी सेकंड नंबर तो मिल ही जाए। क्यों? ऐसे बनना है हमको कि नहीं? हमको तो जितने जल्दी जितना तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, सम्मा दर्शन के बहुत पहले प्राप्त हो जाए, संयम के बहुत पहले प्राप्त हो जाए, तो हमें क्या खराबी। हम उसके प्रति ऐसी अरुचि नहीं रखें, उस ये बात करी जा रही है। सम्मा दर्शन अधिकार नाम से संबोधित किया। यह भी पहले बताया जा चुका है कि आचार्य कुंद ने प्रवचनसार को अधिकारों में विभक्त नहीं किया है। अब इस बात को जानने के लिए आप ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की अंतिम गाथा और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की पहली गाथा, और उन दोनों को क्रम से आपस में मिलाओ तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उन्होंने ऐसा यहाँ से तोड़ेंगे हमारे इस ग्रंथ को, उन्होंने नहीं सोचा होगा। पढ़ो अंतिम गाथा और फिर पहली उसकी अंतिम, इसकी पहली। मतलब ऐसा कोई भेद इसमें नहीं डाला है कि जहाँ से, लेकिन एकदम द्रव्यगुण पर्याय की बात आ गई ना, तीनों की स्वरूप अर्थ क्या है, हैं कि द्रव्यगुण पर्याय है वो अर्थ है। ये बात पहले कह आए हैं एक गाथा में। देखो उससे जोड़ो, उस गाथा से जोड़ो इसको। कौन सी गाथा? इसमें कहा था अर्थ है द्रव्यमय, द्रव्य है गुणमय और गुण पर्यायों के रूप में परिणमित होते हैं। ऐसी गाथा थी ना, पढ़ो। ये जो इस तरह से स्वाध्याय किया जाता है, अध्ययन जिसे हम कहते हैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं ना, एक अध्ययन और एक मतलब जिसे अपन बोलते हैं पढ़ना कोरा।
अंग्रेजी में भी दो शब्द हैं, एक स्टडी और एक रीडिंग। यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी ये सिलेबस में है और ये रैपिड रीडिंग है। किसे बोलते सिंहावलोकन, विहंगावलोकन। जानते सिंहावलोकन क्या है, विहंगावलोकन क्या है? जानते तो होगे, बोला बताओ। कौन सी क्लास में हो तुम? ये आगे वाला। हाँ बोलो, खड़े हो, बोलो। हाँ, कोई क्या बात है, डरते क्यों हो? हाँ हैं, कौन सी क्लास में? इसका उत्तर नहीं आता। सेकंड ईयर में। हाँ, इसलिए क्योंकि ये बात में फर्स्ट कोई होता उपाध्याय वाला तो मैं माफ़ कर सकता था, और लेकिन मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि आप लोगों को क्लास वाइज बैठाया जाता है, इसलिए इस पंक्ति में वहाँ वो तो आ नहीं सकते, वो तो बेचारे पीछे बैठे होंगे। हैं क्यों? बोलो। हाँ हाँ, फिर वो सुनो उसकी। हैं? आपने बताया था। हाँ। जैसे शेर आगे जाता है तो एक बार पीछे मुड़ के ऐसे देखता है, कोई शिकार तो नहीं है, ऐसे आगे बढ़ते जाए और पीछे का विषय भी ध्यान में रहे, इसका नाम सिंहावलोकन है। सिंहावलोकन माने शेर जब अपने उठता है और जागृत होके फिर अपने काम पे निकलता है। क्या काम है उसको? एक ही काम है, बैठो, शिकार करना। 3 दिन में एक दफे खाना खाता है वो बेला का उपवास करता है। 2 दिन नहीं खाता बिल्कुल भी, 2 दिन कुछ भी नहीं करता। 3 दिन में एक दिन शिकार करता है और एक जीव को ही मारता है, और एक को मारकर सारा परिवार उसके अपना भोजन बनाता है, और 3 दिन भर आराम से पड़े रहते हैं। उनके ऊपर वही जानवर जिनको उसने मार के खाया है, एक को, वही जानवर उनके ऊपर से निकल जाते हैं, वहीं आसपास घास चरते रहते हैं। वो 3 दिन तक बिल्कुल बोलता नहीं किसी से। हमने आँखों से देखा है। अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर ले जाते हैं जंगल में, तो अपन को तो एक बस में बैठा देते हैं, बस बिल्कुल सुरक्षित होती है कि शेर उस पर आक्रमण भी करे तो भी वो नहीं कर पाए, और बाहर वे सब खुले जंगल में रहते हैं। तो 2-3 दिन ले जाते हैं, इसलिए कि वो भी दिखाते जिस दिन वो शिकार करता है उस दिन की पोजीशन, फिर वो 3 दिन कैसा पड़ा रहता है वो भी दिखाते हैं। कुछ नहीं, अहिंसक। उस शेर को हिंसक कैसे कहते हैं? उसे तो वो स्थान मिलना चाहिए, वो बेला तेला वाला, कुछ नहीं। और ये बात इतनी पक्की और प्रसिद्ध है कि वे सब जानवर जानते हैं। सब जानवर जानते हैं ना, नहीं तो उन्हें कौन कहे, कौन समझाए कि आज वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा? वो जानते हैं। अब इसने शिकार कर लिया है, अब ये किसी को कुछ 3 दिन तक कुछ नहीं करेगा, वो जानते हैं। वो शेर को भी जानते कौन सा शेर इस एरिया में है, और वो शेर भी जानता है सब अपना एरिया। उनके बंधे रहते हैं बिल्कुल एरिया, उसके बाहर कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, और एरिया में किसी दूसरे को आने नहीं देते हैं। ख्याल में कहाँ पढ़ रहे थे अपन? सिंहावलोकन। हाँ, तो ये सिंहावलोकन और विहंगावलोकन। अब ये भी एक चक्कर और है। पर ये बातें बीच बीच में बता देते हैं ना, तो तुम्हें जिंदगी में तुम विद्वान बन रहे काम आएंगी। जैसे कब मौका आएगा तुम्हें कौन बताएगा, इसकी क्लास थोड़ी लगेगी। ये आकाश में जो बाज पक्षी होता है ना, ऐसे शिकारी पक्षी होते हैं आकाश में, कि वो जाकर के ऐसे जो पशु पक्षी आकाश में ही घूम रहे हैं तो उनका ही शिकार करते हैं। जैसे शेर जमीन पे करता है वही काम बाज आकाश में करता है। तो वो भी जब एकदम शिकार के लिए निकलता है तो एक बार ऐसा दिखता है, बिल्कुल चारों तरफ देख करके, और फिर जहाँ जाना हो जाने का निर्णय करता है। उसे बोलते विहंगावलोकन। माने वो गहराई में नहीं जाता है, लेकिन एक ऐसी निगाह डाल लेना, समझे ना? इसको बोलते सिंहावलोकन, विहंगावलोकन, समझे ना?
कभी कभी आपने देखा होगा कि ये किताबों में जो भूमिका लिखी जाती है, प्रस्तावना लिखी जाती हैं, कहीं दो शब्द, ऐसे आजकल बहुत बहुत शब्द नाम चलते हैं ना, तो कई जगह विहंगावलोकन भी लिखा जाता है, सिंहावलोकन भी लिखा जाता है कि मैं इस पूरी किताब का मैंने सिंहावलोकन किया है, इस मैंने पूरी गहराई से तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बार देखा जरूर है पूरे को, और फिर मैं उसके आधार पर लिख रहा हूँ। जैसे ही आप जानते होंगे सर्ग, परिच्छेद, अधिकार, अध्याय, और नाम में कितनी कितनी चीज़ें चलती हैं। लंब, छत्र चूड़ामणि में लंब, रतंगना साहब का चार में परिच्छेद, तत्वासूत्र में अधिकार। क्यों आपने देखे होंगे कहीं कहीं कहीं, अब इनमें क्या भेद हैं। हम तो मोटा मोटा जानते हैं कि जो लंब वगैरह हैं ये प्रथमान योग में ही ज़्यादा आते हैं, परिच्छेद वगैरह, और जैसे इस तरह से अब मोटा मोटा जिन शास्त्रों में अपन ने देखा है, लेकिन उसको उन्हें कैसे किया, अब ये नए और चल गए हैं, अनुशीलन, परिशीलन, क्या है? पहले होते थे भाष्य, टीकाएँ, टिप्पणी, वृत्ति, वार्तिक, भाष्य, वे ऐसे चलते थे सब चीज़ें। तो मोटी मोटी इन बातों का परिचय अपन को होना चाहिए ना। पहले ही बताया जा चुका है कि आचार्य कुंद ने प्रवचनकार को अधिकारों में विभक्त नहीं किया है, वे तो एक साथ एक क्रम में ही संपूर्ण प्रवचनकार लिखते गए हैं। उक्त वर्गीकरण टीकाकार आचार्यों द्वारा ही किए गए हैं। आत्म कल्याण के लिए जगत में जो भी जानने योग्य पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों का वर्णन इसी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में होगा। ये जो प्रवचन सार, समय सार, इनकी जो विषय वस्तु है कुंद ने लिखे थे, और 1000 वर्ष तक इन पर कुछ नहीं लिखा गया हो, ये संभव नहीं है। वो 1000 वर्ष वाली पीढ़ी इतनी अभागी नहीं हो सकती है। क्या कह रहा हूँ कि उसे कुंद सीधे ही समझ में आ गए होंगे, उसे किसी टीका की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, और सबकी समझ में आ गए होंगे, तो उन्हें किसी को उसकी टीका लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। निश्चित रूप से लिखा गया होगा बहुत कुछ, लेकिन हमें क्या उपलब्ध है? बहुत कम चीज़ें उपलब्ध हैं। आज से 50-60 वर्ष पहले, वो तो 100 वर्ष पहले से लगा लो, गोपाल दास जी बरैया के समय से, बरनी जी के समय से, उस वक्त सबका ध्यान न्याय शास्त्र पर और कर्णन योग पर था। तो उन्होंने समंत भद्र, अकलंक, विद्यानंद स्वामी, प्रभाचंद्र, अनंतवीर, इनको ही ध्यान, इन पर ही ध्यान दिया। ये भी बहुत लिमिटेड हैं, उसमें भी बहुत लोग रहे होंगे, और इन्हीं आचार्यों की बहुत चर्चा होती थी। हाँ, हमारे यहाँ तो पढ़ाया जाता था, जब हम शास्त्री में पढ़ते थे ना उधर, तो तत्वासूत्र भी पढ़ाया जाता था, फिर सर्वार सिद्धि भी पढ़ाई जाती थी, फिर राजवार्तिक भी पढ़ाया जाता था। 3 चीज़ें पढ़ाई जाती थी। जब तक 5 साल 6 साल में शास्त्री होते थे, उतने में 3 चीज़ें पढ़ा देते, तो वही तत्वासूत्र की धारा चलती थी। अब वही न्याय में आप न्यायदीप का परीक्षा मुख, अभी क्यों मुझे ही बोलने दो क्यों? उसके बाद प्रमेय रत्नमाला आप तो परीक्षा, और फिर अक्षयश्री, और प्रमेय कमल मार्तन। देखो मैं थोड़ा बताता हूँ, उस वक्त का तुम समझ लो जानकारी के लिए। न्याय प्रथमा में 2 ही किताबें थी, सिर्फ न्यायदीप का और परीक्षा में। न्याय मध्यमा में सिर्फ 2 ही किताबें थी, आप तो परीक्षा और प्रमेय रत्नमाला। और न्याय तीर्थ में भी सिर्फ 2 ही किताबें थीं, प्रमेय कमल मार्तंड और अक्षयश्री। इन 6 किताबों में एक आदमी न्याय से तीर्थ हो जाता था। अब सुनना, पूरा न्याय शास्त्र आ गया इन तीनों में, जो हमने सब ये पढ़े हैं। आप समझे ना, उस समय
न्याय प्रथमा, काव्य प्रथमा। न्याय प्रथमा से जाते थे तो न्याय तीर्थ की डिग्री मिलती थी, और काव्य से जाते थे तो काव्य तीर्थ की डिग्री मिलती थी। फिर ऐसे बहुत तीर्थ होते थे, एक दो तीर्थ नहीं होते थे, ऐसे कई। अब फिर न्याय में जैन न्याय, फिर अजैन न्याय, फिर वेदांत, फिर ये सब अलग अलग थे, अलग अलग तीर्थ थे। मैंने हम उस हमारे पास जो सर्टिफिकेट मिला था ना, तो उसमें मालूम क्या लिखा था? हमने जैन दर्शन के संबंध में शास्त्री की परीक्षा पास की, इसलिए आपको न्याय तीर्थ की डिग्री से विभूषित किया जाता है, ऐसा लिखा। संस्कृत में ऐसा लिखा रहता था। तो जब हमने कहा कि हम न्याय तीर्थ हैं, हमको जब गए तो वे कहे तुम शास्त्री चाहिए, हमको तो न्याय तीर्थ नहीं चाहिए, समझे ना। तो हमने लिखा है, सर्टिफिकेट दिखाया, देखो कि हमने शास्त्री की परीक्षा पास की, इसलिए हमको न्याय तीर्थ की जो डिग्री है, समझ में आया ना आपकी में। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो 6 किताबें पढ़ के न्याय तीर्थ होते थे, और ये जो काव्य में प्रथमा, मध्यमा और काव्य तीर्थ, इनमें कम से कम 10 किताबें प्रथमा में होंगी, 25 किताबें मध्यमा में होंगी, और इससे भी ज़्यादा तीर्थ में होंगी। उधर किताबों का ढेर था। मालूम इनका साहित्य दर्पण किनका है? नहीं, आप लोग जानते ही नहीं होंगे। एक साहित्य दर्पण मालूम क्या चीज़ है? कि ये छंद, अलंकार, ये सब चीज़ें होती हैं ना कविता लिखने की, उन साहित्य का बहुत विस्तार से वर्णन है, जिसमें वो उसका बहुत बड़ा 1000 पेज का ग्रंथ है। भरत मुनि से उसकी भी एक परंपरा है, वो भरत मुनि से शुरू होती है, फिर कुंतल और फलाना फलाना ऐसे करके कई संप्रदाय हैं, उसमें भी कई संप्रदाय हैं, पर होते होते अंत में साहित्य दर्पण जो है, किसका मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, हाँ विश्वनाथ का। तो विश्वनाथ का साहित्य दर्पण अंतिम ग्रंथ है जो सबको समेट करके और उसने ये बनाया है। तो वो हमारी क्लास में 13 विद्यार्थी थे, समझे। तो हम दोनों भाइयों ने न्याय प्रथमा ली थी और बाकी 11 ने काव्य प्रथमा ली थी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वे 5-7 ग्रंथों से, 10-20 ग्रंथों से ये 2 किताबें ज़्यादा कठिन थीं, जो इन्हें लोग नहीं लेना चाहते थे। और वो ऐसा ही कहते थे कि उसमें तो मज़ा आएगा, साहित्य में आएगा, जब वर्णन शकुंतला पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, साहित्य में तो शकुंतला की कमर नापने को मिलेगी वो सब लगता था, क्योंकि उसमें तो काव्य का रस था ना, ये सब चीज़ें थी। और इसमें तो कहते बहुत रूखा दूसरे के मतों का खंडन मंडन यही ज़्यादा होता था ना, लेकिन इसकी जितनी कीमत थी उतनी उसकी नहीं थी। अभी एक थोड़ी और समझ लो कि ये परीक्षाएं होती थी कलकत्ता से। इसका नाम था बोर्ड का बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद। क्या नाम था जिसने हमें डिग्री दी थी? बंगीय माने बंगाल की संस्कृत शिक्षा की परिषद थी, उसका वो बोर्ड था। और वो जो परीक्षाएं साहित्याचार, न्यायाचार्य, ये जो परीक्षाएं थीं, ये व्याकरणाचार्य, ये सब थीं बनारस की। तो बनारस में भी उस जमाने में यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं थी। क्वींस कॉलेज के नाम से एक कॉलेज था जो संस्कृत के विद्वान तैयार करता था। अब क्वींस कॉलेज ऐसा नाम का है, संस्कृत का किसी आचार्य का नाम नहीं, किसी नहीं। क्वींस माने महारानी कॉलेज, यहाँ भी महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज है। तो हमने क्वींस कॉलेज की प्रथमा दी थी, प्रथमा मध्यमा, फिर उसमें आचार्य होता था। प्रथमा माने 1 साल प्रथमा, 4 साल मध्यमा और फिर 2 साल का आचार्य। ये फिर साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य ऐसे बनते थे। ऐसी पद्धति उस वक्त चलती थी। यूनिवर्सिटियाँ तो बस 1-2-3 यूनिवर्सिटियाँ थीं। एक इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी, एक बनारस की सबसे पहले बनी थी, फिर दूसरी बनी अलीगढ़ में, फिर तीसरी इलाहाबाद में बनी, ऐसे 2-4 थी। परीक्षा बोर्ड भी एक ही था, अजमेर परीक्षा बोर्ड, जहाँ से मध्य प्रदेश का भी
समझे ना, वहाँ इतनी दूर दूर से परीक्षाएं अजमेर बोर्ड से ही होती थी, फिर बोर्ड भी नहीं थी, ये सब अलग अलग नहीं थी, ये सब बाद में बने हैं सब। ये थोड़ी सी जानकारी वैसी है। अब अपन कहें पहले सभी द्रव्यों की सामान्य चर्चा करेंगे। ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में हम क्या करेंगे ये बता रहे हैं। उसके बाद सत द्रव्यों में अनेक युगलों में विभक्त कर प्रस्तुत करेंगे तथा प्रत्येक द्रव्य की अलग अलग विशेष चर्चा करेंगे। तत्पश्चात ज्ञान और ज्ञेयों की भिन्नता का स्वरूप स्पष्ट करेंगे। ये 3 पंक्तियों में पूरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की विषय वस्तु आ गई। ये तो सामान्य की तो बात कई दफ़े करते रहे अपन, इसमें उत्पाद वय ध्रुव वगैरह ये सब चीज़ें आएंगी। फिर विशेष में जो 6 द्रव्य है ना, तो ऐसे जोड़े बनाए, जीव अजीव अपन एक ही जोड़ा बनाते हैं, जीव अजीव। फिर वहाँ हर एक को ऐसे बनाएंगे। अब जैसे एक काल को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, काल का बनाएंगे, जैसे जीव अजीव का बनाया ना, तो काल का बनाएंगे अस्थि का है और नास्ति का है। काल द्रव्य को एक तरफ खड़ा कर दिया ना, और बाकी 5 को एक तरफ, माने बाकी 5 को एक तरफ करो और एक को एक तरफ करो। ऐसे उनने हर द्रव्य के साथ किया है। अब पुद्गल का बनाओ, मूर्ति का रूपी और अरूपी, है ना, ऐसे जोड़े बना बना करके वो बताएंगे। वो कहते फिर हर एक की अलग अलग स्वरूप भी बताएंगे। इस तरह से विशेष अधिकार में करेंगे। फिर ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। अब वास्तव में मेरा कहना ऐसा है कि इनने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में से क्यों रखा। ये तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन इन दोनों के संबंध में है ना, ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। इसका 3रा अध्याय बनाना चाहिए, महाधिकार बनाना चाहिए अलग, ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार, समझ गए ना। उसका नाम ही ऐसा है कि हमने पहले ज्ञान तत्व समझाया, फिर ज्ञेय तत्व समझाया। अब दोनों में क्या फर्क है, आपस में अंतर क्या है, भेद विज्ञान का अधिकार है वो। हमें भेद विज्ञान कराना है ना, भेद विज्ञान तो मूल है जैन धर्म का। तो 3रे का नाम क्या है, ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। इसमें सब वो ये शरीर आत्मा नहीं है, ये ऐसा सब कराएंगे। ये सब ज्ञेय है, ये ज्ञान है, ये ज्ञेय है, ज्ञान है। वो ऐसी स्थूल चीज़ें आएंगी, कई चीज़ें कि आपको लगेगा ये तो हम पर पालवत पाठमाला 1 में पढ़ आए थे, 2 में पढ़ आए थे। ऐसी चीज़ें भी आएंगी। उनके सामने थोड़ी बालबोध पाठमालाएँ थी, और उनके पास आचार्य के पास आते थे तो वे बालबोध पाठमाला पढ़े हुए लोग आते थे। वो तो अपने सामान्य तरीके से जो भी उनके पास आते थे उन्हें पढ़ाते थे, उनके हिसाब से उनने वो बातें लिखी। फिर कहेंगे कि अब ये आदमी 2 अधिकार हो गए ना, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक ज्ञान अधिकार, अथवा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। तो अब ये कहते हैं कि एक चारित्राधिकार अवश्य होना चाहिए। अब वो जीवन में धारण करने की 4थे गुणस्थान तक पहुँचने का रास्ता तो ये 2 अधिकार हैं। अब 4थे से आगे बढ़ने का रास्ता उसको कुंद ने अमरचंद ने रखा चरणान योग सूचक चूलिका। उसे अधिकार ही नहीं माना उनने, महाधिकार तो दूर रहा। ये ज्ञानाधिकार है, ये ऐसे अधिकार है ना, वो महाधिकार तो चूलिका माना। और इनने से चारित्राधिकार कहा, किसने, जयसेन ने। एक सम्यक ज्ञानाधिकार पहला, सम्यक दर्शनाधिकार दूसरा, और तीसरा उसमें चारित्राधिकार। और बिल्कुल मुनि दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले माता पिता से आज्ञा लेते हैं, तो आज्ञा किस भाषा में लेते हैं, वो सब बातें उन्होंने वहाँ से बताई। और उसमें मुनियों का स्वरूप भी बहुत अच्छा बताया है। मैं सिर्फ एक दृष्टि से उसके बारे में कमेंट्स करूँगा तुम लोगों के सामने। इसे मुमुक्षुओं को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षुओं ने जितनी कठोर दृष्टि बना रखी है, क्या समझे परमात्मा, उसमें थोड़ी शिथिलता आएगी। तुम्हारा सवाल रहता है ना हमेशा, तो तुम्हें चरणान योग सूचक चूलिका पढ़ना चाहिए।
तभी तक इंतज़ार करोगे जब मेरा नंबर आएगा पढ़ाने का, तो पहले भी पढ़ोगे, सोचना। मुमुक्षु हैं, मेरी बात सुनते हैं, तो उन्हीं से मैं कह रहा हूँ, उन्हें वो पढ़ना चाहिए। उसमें वो सब वर्णन है कि जब एक मुनि बीमार पड़ जाए, ऐसी हालत ख़राब हो जाए तो क्या हो जाए, क्योंकि उसको आहार जन करने जाएगा, दवाई कैसे ले सकता है, क्या कर सकता है। तो निर्यापकाचार्य उसकी परिस्थिति को समझे और श्रावकों को ट्रेनिंग दे कि आहार में ऐसी चीज़ इनको आहार में देना, ठंडी चीज़ मत देना, जो क्योंकि इनको बहुत कफ हो रहा है, ये हो रहा, आप समझेंगे ना। और उसमें इस शुद्ध सात्विक दवाई बताएंगे कि ये दवाई देना, तो आहार में देना। तो आपको जो लगेगा कि आपने कभी बिल्कुल ऊपर का समझ लिया ना, एकदम बिल्कुल बढ़िया मान लिया कि एकदम कुछ नहीं, महाराज तो अंदर है। लेकिन वे भी तो हमारे जैसा उनका शरीर है ना, उनकी भी तो बहुत सारी तकलीफ़ें हैं ना, उन सब पर विचार करो ना। आप लिखो ना एक किताब, आप सोचो। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी मुनि धर्म पर विचार करो तो एक दृष्टि सबसे पहले रखो कि मुझे मुनि बनना है, और उसके लिए मुझे मुनि धर्म का स्वरूप समझना है। कोई दूसरे मुनि हैं, उन्हें उस मुनि धर्म की कसौटी पर कसने के लिए कभी मुनि धर्म का स्वरूप समझने की कोशिश नहीं करना। अब उसमें आ जाएगा, क्योंकि जब हम समझ जाएंगे, स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाएगा, तो उसके अनुकूल प्रवृत्ति दिखेगी वो अलग दिख जाएंगे, जिनकी प्रतिकूल प्रवृत्ति दिखेगी वो अलग दिख जाएंगे। तो ये वो हमारा एक्स्ट्रा लाभ है जो हमें प्राप्त होगा ही, लेकिन दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। मैंने संलेखना पे सोचा, विचारा, लिखा, तो पहले ये दृष्टि से अपने हिसाब से लिखो। ऐसा नहीं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो विद्यानंद जी ने वो ले ली थी तो उनको 80 वर्ष के हो गए, वो 12 वर्ष पूरे हो गए तो उन्हें मर जाना चाहिए। ऐसी कहने वाले सैकड़ों हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि उनने कोई गलती की है, समझ लेना। ऐसा नहीं कि मैं उनका कोई पक्ष का हूँ, लेकिन मैंने जनवाणी पढ़ी है ना, अभी पढ़ी। उनने भी मुझे अपने 10-20 लेख दिए, जिन लेखों में उन्होंने खूब जनवाणी पढ़ करके और लिखी बातें, तो उनने भी स्टडी की है। उसके बाद की होगी, पहले की होगी, कभी भी की होगी नहीं। 10-15 लेख कैसे लिख दिए, मेरे पास रखा है वो पूरा पुथन्ना। हाँ दीदी, आपने देखा था, वो रखा है। हालांकि फिर मैंने उसे अच्छी तरह से पढ़ा, और ऐसी कोई चीज़ मुझे कोटेशन में देने लायक नहीं मिली कि जो मैं उसे देता, लेकिन उनने स्टडी की है, ये बात तो पक्की है ना। मेरे में पहले से भी मौजूद थी चीज़ें, तो उनने स्टडी की है गंभीरता से। उन्होंने जो भी निर्णय लिया है जीवन के लोभ में नहीं लिया है, स्वरूप ही ऐसा है। हम अपनी शुद्ध सा, लेकिन अभी ये संलेखना लेने वाले जितने लोग हैं, मैं मुनिराजों की बात नहीं करता हूँ, फिर आप उधर मत ले जाना। जो सामान्य ग्रस्त हैं और जो संलेखना लेना चाहते हैं, उनने पहले क्या पढ़ा, उनने संलेखना के बारे में क्या जाना, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई धंधा करते हैं कि मुझे पान की दुकान खोलनी है, तो उसके बारे में, पान के बारे में पहले थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं? कि क्या क्या लगता है पान में, कि चूना क्या होता है, कत्था क्या होता है, कि क्या करना है कि पान की दुकान। अरे वाह, तू चूना कत्था नहीं जानता है, पान की दुकान करेगा। समझ गए ना आपकी में? ऐसा मुनि धर्म ऐसा है, श्रावक धर्म संयम ऐसा है कि उसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे और हम नहीं ले लेंगे संयम। उपवास के बारे में हम कुछ नहीं जानेंगे और उपवास कर लेंगे, कि जानते हैं ना, बस रोटी छोड़ी जाती है, खाना छोड़ दिया, वो उपवास। पर इतना ही जानना पर्याप्त है। क्यों? सैकड़ों आदमी ऐसे नहीं हैं, खासकर महिलाओं में, कि वे इतना ही जानना पर्याप्त समझती हैं।